चलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के टॉपिक के बारे में, जो नीट एस्पिरेंट के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल वाली बात होती है। सब्जेक्ट फिजिक्स का आपको पता ही है, स्कोरिंग सबसे कम ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो बच्चा 60 भी नहीं स्कोर कर पाता। 21 लाख वाले बच्चों का एवरेज निकाला जाए तो इट विल बी समवेयर अराउंड 20-30। बट एनीवे, आज मैं इस छोटे से वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कौन कौन से टॉपिक फार्मूला बेस्ड है, कौन कौन से टॉपिक थोड़ा सा उससे ऊपर हल्का सा एप्लीकेशन बेस्ड, कौन कौन सा ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड, कौन कौन से बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड। तो फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पहली बात तो आपको अपने दिमाग से निकाल लेनी चाहिए कि फिजिक्स डायरेक्ट फार्मूला पे कि F इज इक्वल टू एम ए है तो M दिया होगा, F दिया होगा, M पूछेगा। नहीं जी, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड कुछ भी नहीं होता। बट हाँ, थोड़ा सा प्रिपरेशन करके हम काफ़ी चीज़ों को फार्मूला बेस्ड बना देते हैं। तो मेरे हिसाब से मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स ये दो टॉपिक हैं जिसमें से करीब करीब कभी कभी 25% क्वेश्चन पूछा जाता है, बट 20 से 25% तो होगा ही होगा। यानी 30-40 नंबर गारंटीड हैं आउट ऑफ 180, इसमें से आप निकाल सकते हो। तो ये आपके लिए बड़ा स्कोरिंग है, और अगर इसको ढंग से पढ़ लिया जाए तो आसान और फॉर्मूला बेस्ड होता है। बट सबसे मुश्किल बात यह है कि ये सबसे आखिरी में कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक होते हैं और यहाँ तक आते आते मैक्सिमम बच्चे या तो डिमोरलाइज हो चुके होते हैं, या लापरवाह हो चुके होते हैं, या उनका स्कूल वाले जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके प्री बोर्ड वगैरह का प्रेशर स्टार्ट हो जाता है, और ये टॉपिक उनके लिए एक मिसिंग टॉपिक या लेस मतलब कवर्ड टॉपिक हो जाती है, जिससे वो कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। सेकेंड फेज में बोलूँगा जो हल्का सा एप्लीकेशन है, उसे मैंने लिखा है थर्मोडायनेमिक्स, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑसिलेशंस। ऑसिलेशन वैसे तो मैथमेटिकल टॉपिक है, लेकिन इस नीट के लिए बहुत ज़्यादा उसमें मैथ्स नहीं आता। और ये सेम थर्मोडायनेमिक्स को अगर ढंग से पढ़ लो तो ये आपको काफ़ी हद तक फार्मूला बेस्ड लगेगा। तो थर्मोडायनेमिक्स हो गया, यूनिट्स एंड डायमेंशन फार्मूला बेस्ड हो जाता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी मॉडिफाई करके आप ऐसा कर सकते हो, थोड़ा पार्ट एप्लीकेशन का है, आसान होता है बट खूब क्वेश्चन आते हैं। छोटा होता है टॉपिक बट इलेक्ट्रोस्टैट्स के बराबर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सेकेंड फेज वाले ये चैप्टर्स हैं। तीसरे चैप्टर्स कौन सा, रिलेटिवली आप ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। फेज 3 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, EMI, AC, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, काफी चीजें इसमें कट भी गई हैं। वेव्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स प्लस ग्रेविटेशन। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर नहीं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स पार्ट, जिसमें स्ट्रेस स्ट्रेन, इलास्टिसिटी, रिजिडिटी, पॉइजन रेशियो, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये टॉपिक, ये तीसरा फेज के क्वेश्चन है जिसमें एप्लीकेशन थोड़ा बढ़ जाता है और हल्का सा बच्चों को टफ लगता है ये। अब उसके बाद आ जाते हैं फेज 4, जिसमें इंटायर मैकेनिक्स है, काइनेमेटिक्स, 1D 2D, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, मोमेंटम उसके अंदर, कोलिजन उसके अंदर, और उसके बाद रोटेशनल मैकेनिक्स, ये सब आ जाता है। मैकेनिक्स जो थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, बट नीट फिजिक्स मुश्किल नहीं होता, याद रखना। तो डरना मत, इसको अगर अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे तो आपका हेल्प करता है। और उसके साथ आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी मैंने 4th फेज में इसलिए रखा है, हल्का सा कंसेप्चुअल डिमांडिंग है ये चैप्टर, बट यस, ये इस सीक्वेंस से आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा क्लियर है, कौन सा थोड़ा कम है, अभी किस पे हमें ज़्यादा मेहनत करना है, किस पे अभी थोड़ा कम मेहनत से भी काम चल जाएगा। आई होप बाय दिस वे यू कैन प्लान एंड यू कैन strengthen your preparation level. So thank you very much. Bye bye. Take care.